साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पक्ष और विपक्ष की पार्टियां पूरी जोर आजमाइश के साथ मैदान में उतर पड़ी हैं। एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। और आप जानते हैं कि कर्नाटक में 10 तारीख को यानी 10 मई को वोट पड़ेंगे और 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, चुनाव परिणाम आएगा। अब सवाल यह है कि तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहा है, कोई मुस्लिम आरक्षण और हिजाब को मुद्दा बना रहा है, कोई जीएसटी को मुद्दा बना रहा है, कोई ये मुद्दा बना रहा है कि साहब बोकालिंगा और लिंगायत को हमने अपने पक्ष में कर लिया है, या उनको अपने पक्ष में कैसे करें। तो पक्ष और विपक्ष की तमाम पार्टियां अपने तरीके से चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन क्या यही मुद्दे हैं कर्नाटक के? कौन सा मुद्दा है और कौन सा मुद्दा है जो असर डाल सकता है, जो कि लोगों की नज़र में नहीं है? जिस मुद्दे को इग्नोर किया था और कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी यही हुआ था। उस मुद्दे को इग्नोर किया गया था जो मुद्दा हम आपको बताने जा रहे हैं। और यहां भी उस मुद्दे की उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी चर्चा होनी चाहिए। और यह मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। जब राजनीतिक पंडितों ने वहां पर यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश में उठाया था तो राजनीतिक पार्टियों ने कह दिया था, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विकास का है केवल। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई। वही स्थिति हमको कर्नाटक में देखनी है कि क्या कर्नाटक में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा अपना असर दिखा पाएगा, रंग दिखा पाएगा, या गुजरात की तरह, क्योंकि गुजरात में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा नहीं चला था। कर्नाटक में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रचार के कर्ता धर्ता हैं, उसके जो संयोजक हैं, उसके जो चेयरमैन हैं, एमबी पाटिल ने घोषणा की है कि यदि हम सत्ता में आए तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। यानी कर्मचारियों के जो पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा जो वर्षों से लंबित है उसको लागू करेंगे। आप जानते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2004 से देश में लागू हुई है, 1 अप्रैल 2004 से। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके न्यू पेंशन स्कीम को लॉन्च किया था। हालांकि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना या न करना ये मैंडेटरी नहीं था राज्यों पर, लेकिन विभिन्न राज्यों ने इसको आनन फानन में लागू कर दिया, वाहवाही लूटने के चक्कर में। लेकिन पश्चिम बंगाल और केरल को तो इसके गुण और दोष मालूम थे पहले से, इसका गोरख धंधा मालूम था, उन्होंने अपने यहाँ इसको लागू नहीं किया। लेकिन और सारे राज्यों ने लागू कर दी। लेकिन आज जब ये मुद्दा जोर पकड़ रहा है पूरे देश में और कर्मचारियों का आंदोलन निरंतर उग्र रूप लेता जा रहा है, हालांकि उनका आंदोलन अहिंसक और लोकतंत्र से भरपूर है, डेमोक्रेटिक तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा सिर चढ़ कर के बोल रहा है। हमको इसकी पड़ताल करनी होगी कि क्या कर्नाटक में ये मुद्दा उतना ही प्रभावशाली साबित होगा जितना कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी रणनीति के तहत एक चाल और चली है
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो चाल है कि राजस्थान प्रदेश के, यानी राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिनको जादूगर कहा जाता है, अशोक गहलोत साहब, अशोक गहलोत को कर्नाटक में कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनाया गया है। स्टार प्रचारक बनाया गया कर्नाटक के लिए कांग्रेस ने। तो अशोक गहलोत कर्नाटक में जाकर प्रचार करेंगे, विभिन्न जिलों में जाएंगे, विभिन्न चुनाव प्रचार सभाओं में जाएंगे। तो वो क्या करेंगे उस चुनाव प्रचार सभाओं में? वो बताएंगे, वहाँ पर वो ओल्ड पेंशन स्कीम का बखान करेंगे और वो ये बताएंगे कि हमने अपने राज्य में, यानी राजस्थान में, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। आप जानते हैं कि अशोक गहलोत ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में इस देश के पोस्टर बॉय माने जाते हैं, कांग्रेस के भी पोस्टर बॉय माने जाते हैं और उनकी विश्वसनीयता कतई संदिग्ध नहीं है। और कर्मचारी और आम पब्लिक भी उनकी बात का इसलिए विश्वास करती है और कांग्रेस की बात का इसलिए विश्वास करती है कि कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुकी है, जैसा कि उसने वायदा किया था। आप जानते हैं कि हमारे जो देश में, यानी कर्नाटक में, सरकारी कर्मचारी 2.6 लाख है। सरकारी कर्मचारी 2.6 लाख हैं और बोर्ड, यूनिवर्सिटी और कॉरपोरेशन में 3.30 लाख हैं। यानी कुल मिलाकर के हम यूँ कह सकते हैं कि 6 लाख कर्मचारी कर्नाटक में हैं। अगर उनके परिवार, नातेदार, दोस्त, रिश्तेदार और सबको जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 40 लाख का वोट बैंक है, 40 लाख वोटर का। और ये हमारे जो कर्मचारी हैं, जो 6 लाख कर्मचारी हैं, ये काफ़ी लंबे अरसे से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने के लिए आंदोलनरत हैं। तो साथियों, कर्नाटक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने के लिए जो कर्मचारी हैं, 6 लाख कर्मचारी, उन्होंने एक संगठन बना रखा है, कर्नाटक स्टेट एनपीएस एम्प्लॉयज एसोसिएशन। और ये संगठन एनपीएस एसोसिएशन पिछले साल से ही धरना दे रहा है, ज्ञापन दे रहा है, आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है कि भाई कैसे भी हो इसको लागू करिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को। और दिसंबर में उन्होंने फ्रीडम पार्क, कर्नाटक का जो फ्रीडम पार्क है, उन्होंने वहाँ पे धरना भी दिया था। मार्च में उन्होंने आंदोलन की घोषणा भी की थी कि भाई अनिश्चितकालीन हम आंदोलन करेंगे। आखिर प्रमुख रूप से ये जो कर्मचारी हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के लागू किए जाने वाले कर्मचारी हैं, ये चाहते क्या हैं? इनकी प्रमुख मांग है क्या? इनकी प्रमुख मांग है कि 7वें वेतन आयोग को लागू करो। दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम को, ओपीएस को एज इट इज लागू करिए। ये इनकी मांग है। तो जब इस पर ज़्यादा शोर हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, हड़तालें हुई, तो कर्नाटक की जो सरकार थी उसने कहा कि भाई हम इस पर अधिकारियों की एक कमेटी बनाए दे रहे हैं। अधिकारियों की जो कमेटी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में जाएगी और वहाँ की सरकारों से वार्ता करके ये अध्ययन करेगी कि भाई इसको कैसे लागू किया जा सकता है, आपने किस तरीके से इसको लागू किए कि बहुत ज़्यादा वित्तीय भार भी न पड़े और ये स्कीम भी लागू हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कर्मचारी भी आंदोलनरत हैं। ये जाकर के अध्ययन करेगी, ये कर्नाटक सरकार ने कहा। कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने कहा। लेकिन क्या हुआ? वो कमेटी गई कि नहीं गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी कोई फाइंडिंग्स, उसके कोई रिजल्ट हम लोगों के सामने नहीं आए, न हम लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी है। अगर सरकार ने ये वादा किया था कि वो कमेटी जाएगी, अध्ययन करेगी, उसके रिजल्ट आपको बताएंगे,
तो सार्वजनिक रूप से वो रिजल्ट बताने चाहिए थे, उसकी फाइंडिंग्स, उसकी मिनट्स, ये सब सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। अब सवाल इसका उठता है कि कांग्रेस वहाँ पर कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान ये हर मीटिंग में, हर सभा में, और वहाँ के जो प्रचार कमेटी के जो चेयरमैन है, कांग्रेस प्रचार कमेटी के चेयरमैन एमबी पाटिल, ये बार बार ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इसको निश्चित रूप से लागू करेंगे, पुरानी पेंशन स्कीम को। और उनकी विश्वसनीयता भी है क्योंकि वो लागू कर चुके हैं। अब कर्मचारियों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कर्मचारियों ने देखा कि 2016 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको 50,000 और 75,000 रुपया तनख्वाह जिनको मिल रही थी, वेतन जो मिल रहा था, यानी लास्ट वेतन था 50,000 और 75,000, उन कर्मचारियों को एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत उनको कितनी मिली? एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर पेंशन कितनी मिली? 800 या 2400। ये जो है चौंकाने वाली बात थी कि जिस कर्मचारी को 50,000 रुपया मिल रहा हो या 75,000 रुपया मिल रहा हो, उसको जो 800 से लेकर 2400 रुपये तक उसको पेंशन मिले, तो उसके दिल पर, उसके परिवार के दिल पर क्या गुजरेगी? ये प्रमुख विषय, ये प्रमुख मुद्दा ये है, यही आंदोलन का आधार है। तो साथियों, कर्नाटक स्टेट एनपीएस एम्प्लॉयज एसोसिएशन में 5 से 6 लाख कर्मचारी रजिस्टर्ड हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं शांताराम तेजा, उनका कहना है कि जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। वोट फॉर ओपीएस, जो हमको ओपीएस देगा हम उसको वोट देंगे। और ये अपने वोटरों की, परिवारों की, रिश्तेदारों की, अपने घर की, ये सारे के सारे लोगों की लिस्ट बना रहे हैं और ट्वीट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा ये सारे लोगों को इस चुनाव में मैसेज भेज रहे हैं कि जो ओपीएस की बात करेगा वही, उसी को हमको वोट देना है, ओल्ड पेंशन स्कीम। और कांग्रेस इसमें जो है एक कदम आगे बढ़ा करके वो अपना वादा कर रही है और उसकी विश्वसनीयता निरंतर बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं साथियों कि अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, ये प्रत्येक राज्य में, यानी पहले तो ये 1-2 राज्य में था, लेकिन हर राज्य में ये अपना जोर पकड़ता जा रहा है और ये अपना एक अलग वोट बैंक तैयार कर रहा है। तो क्या कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश दोहरा पाएगा? और क्या आगे जो मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, अगर कर्नाटक में भी सरकार पलट गई और मध्य प्रदेश में भी वही स्थितियां पैदा हो गईं, तो क्या कांग्रेस के लिए ये हैट्रिक नहीं हो जाएगी? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम से आच्छादित होने वाले कर्मचारी, संघर्ष करने वाले कर्मचारी की कहेंगे नहीं कि देखिए साहब, हमने इस मुद्दे पर हैट्रिक लगा दी? कुछ भी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को जल्दी से जल्दी इस विषय में कोई न कोई निर्णय करना पड़ेगा। क्यों कि अब बात जो है काफ़ी करीब आ चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है, कर्मचारी अलर्ट हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, इस चुनाव को तो छोड़ दीजिए, विधानसभा के चुनाव को, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कोई न कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। क्यों कि कर्मचारी अब इस पर आमादा है कि वो किसी भी हालत में अब वो वोट की चोट के द्वारा अपनी समस्याओं का हल करना चाहता है। और लोकतंत्र में ये कोई गलत भी नहीं है। और निश्चित रूप से ये ओल्ड पेंशन स्कीम एसोसिएशन चलाने वाले लोगों जो अब तक अपना आंदोलन चलाते आए हैं, वो लोकतांत्रिक और अहिंसक और संविधान के दायरे में चलाते आए हैं। तो इसलिए साथियों, अब ये मुद्दा एक अहम रूप लेता जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही अहम है कि उसको भी अपनी कसौटी पर कर्नाटक में कसना है कि वो इस मुद्दे से कैसे पार पाती है।
तो साथियों, राजनीतिक विश्लेषकों की निगाह, उनकी नज़र अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर है और उनकी नज़र ओल्ड पेंशन स्कीम पर है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो ये संगठन लड़ रहे हैं, ये एनपीएस एसोसिएशन लड़ रही है, ये क्या गुल खिलाती है, ये क्या रंग दिखाती है। क्या हिमाचल प्रदेश की तरह क्या यहाँ भी सरकार में परिवर्तन करने के लिए ये अपना असर दिखा पाएगी? तो सारे के सारे लोग। दूसरी बात ये है कि हमने आपको अभी बताया था कि 5 से 6 लाख कर्मचारी एनपीएस में हैं, इस समय न्यू पेंशन स्कीम में हैं, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। अब इनके नाते रिश्तेदार, परिवारों और दूर दराज के सगे संबंधियों को जोड़ लिया जाए तो लगभग ये 40 लाख का वोट बैंक है। और ये जो वोट बैंक है, ये कैसा वोट बैंक है? ये अपने में विशिष्टताओं को लिए हुए है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि संगठित है, सुगठित है, जागरूक है, इसमें चेतना है, शिक्षित है और इस सारे वोट बैंक की एक दिशा में जाने की गारंटी है। तीसरी बात यह है कि इसके 100% यानी 99% वोट कास्ट की भी गारंटी है, अधिक से अधिक वोट इनका पड़ता है वही थी। तो साथियों, अब जो है लड़ाई कांटे की है। 40 लाख का वोट बैंक एक तरफ है, जिसके कारण कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में अंडर करंट बह रहा है। उधर अशोक गहलोत राजस्थान से जाकर अपनी सरकार के ओल्ड पेंशन स्कीम का मॉडल जो है वो जगह जगह चुनाव सभाओं में बखान कर रहे हैं। ये सारी की सारी कवायद हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इस पसोपेश में है कि ये लोग, ये सारे के सारे ग्रह नक्षत्र मिल करके ये हमारा कंगाली में आटा गीला कर रहे हैं। कंगाली में आटा गीला कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है कि भाई हम किसी भी सूरत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से रहे। केंद्र में भी हमारी वित्त मंत्री जी ने फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी देख रही है कि भैया इसको देखो, एनपीएस में जो सुधार हो सके करो, लेकिन हमारी अंटी ढीली नहीं होनी चाहिए, हमारी जेब से पैसा कम से कम जाना चाहिए, हमारी जेब का ध्यान रखो। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि चारों तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम अपना असर दिखा रही है और इसकी भनक जो राजनीतिक पंडित हैं उनको तो लग रही है, लेकिन आम आवाम को शायद अभी इतना उनको जानकारी न हो। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव आखिर किस मोड़ पर जाकर पहुंचता है। और लग ऐसा रहा है कि निश्चित रूप से ये ओल्ड पेंशन स्कीम के जो कर्मचारी हैं, जो उसकी मांग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बरसों से संघर्ष कर रहे हैं, इनको जहाँ तक हमारा अनुमान है कि इनके संघर्ष को हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इनकी मांग के बारे में मुझे आशा है कि कोई न कोई रास्ता कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद इनके उसमें जरूर निकलेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप जानते हैं कि कोई भी वीडियो है यूं ही तैयार नहीं हो जाता। आपका अब तक हमने देखा है कि आपका बहुत प्यार मिला है। इतनी तेज़ी से जो आपने हमारे साथ सहयोग किया है, निश्चित रूप से हम आपके आभारी हैं। आप इसी तरीके से हमारा सहयोग करते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद,